हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 90। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे समान विज्ञान मीन जनरल साइंस के टॉप 30 फंड्स का डिस्कस करेंगे, जो कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप ग्रुप डी का स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिलेगा और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट डेली प्रोवाइड करवा दिया जाता है। आप डेली यहाँ पर जो है देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप आसानी डेली प्रैक्टिस सेट को देख पाए। और टॉप लेवल के जो भी आपका प्रश्न बनते हैं, जो आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिया। तो प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो मिलेगा, वहां से जाकर पूरी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। यहाँ पर एक नंबर में बताना है एक ऑक्सीजन परमाणु कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको यहाँ पर बता दिए। मैंने कम्युनिटी में जब लगाया था तो इसमें क्या कहते हैं 78% स्टूडेंट्स में गलत आंसर दिया था, 78%। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और आपने क्या दिया था। तो यहाँ पर एक नंबर में पूछा जा रहा था एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है ये कितना होता है आपका 8 होता है। इसका अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो ये आपका 2 6 हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा। तो 6 जो होता है ये जो बाह्यतम कक्षा में आपका इलेक्ट्रॉन की संख्याएं होती है, यही क्या करता है कि किसी दूसरे का साझा करती है या तो फिर एक्सेप्ट करती है किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को, या क्या करते हैं एक्सेप्ट करके ये अपने अष्टक को पूरा करती है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन का यह साझा करके जो 8 इलेक्ट्रॉन का यह पूरा करती है, अपना कक्षा को पूर्ण करती है। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा था कि एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा रहा है। तो ऑक्सीजन का क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद यहाँ पर देखिए लास्ट कक्षा में जो आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या आ रही है, कितना आ रहा है तो 6 आ रहा है। तो 6 जो आ रहा है यही आपका क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी जो आप लोग दिए थे ये आपका आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है। और एग्जाम का जो सेटर होता है वो क्या करता है कि उसको पता रहता है कि आप अगर गलती से अगर कोई भी आंसर को आप टिक करते हैं तो उसको पता रहता है कि आप गलती से किस आंसर को आप टिक कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से आपका जो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया रहता है उसी प्रकार से यहाँ पर आपका सेटिंग किया जाता है ताकि आप गलती करें। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 2 नंबर में पूछा गया था निम्न में से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपको यहाँ पर समझना चाहिए। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि धातु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, आप किसी भी एटॉमिक नंबर का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखते हैं तो अगर आप उसका अगर बाह्यतम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 1 आ रहा है या फिर आपका 2 आ रहा है या फिर आपका 3 आ रहा है, अगर 1 2 3 आ रहा है तो वो क्या होगा कि जिस भी आप नंबर का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं तो वो क्या होगा आपका धातु हो जाएगा। अगर 2 3 4 से अगर अधिक आ रहा है, यानी कि 1 2 3 से अगर अधिक आ रहा है आपका, तो वो क्या हो जाएगा आपका अधातु हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर 8 आ जाता है तो ये आपका ओकिरी गैस हो जाएगा, जिसको हम नोबल गैस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आपका धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो धातु की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि लास्ट कक्षा में जब आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है यहाँ पर 3 है, और अगर 3 तक अगर 1 2 3 अगर लास्ट कक्षा में आ रहा है तो वो आपका धातु होगा, अन्यथा आपका अधातु होगा। 8 आ रहा था यहाँ पर आपका ओकिरी गैस हो, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है कि धातु का जो प्राकृतिक गुण होते हैं ये आपका होता है क्षारीय और अधातु का होता है अम्लीय। ये बार बार आपको पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 3 नंबर में बताना है कि डैश पदार्थ का सबसे छोटा कौन है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व, ये आपको यहाँ पर बता रहा है। तो सबसे छोटा की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ परमाणु, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी दिया हुआ अणु। तो इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि अणु क्या है आपका अविभाज्य, जबकि परमाणु क्या होता है कि परमाणु क्या आपका विभाजित है। लेकिन डाल्टन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि परमाणु जो आपका ये डाल्टन के अकॉर्डिंग आपका अविभाज्य है, लेकिन रदरफोर्ड ने साबित किया कि परमाणु के अंदर भी आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते। इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं पाए जाते, इलेक्ट्रॉन बल्कि कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इस पर का निगेटिव चार्ज होता है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ये आपका निगेटिव होता है, ये भी आपको यहाँ पर पूछा जाता है। और अगर हम बात करें कि परमाणु जो होता है ये आपका विभाज्य, इसलिए विभाज्य क्योंकि इसके अंदर जो होता है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है कि आपका विभाज्य, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग परमाणु अविभाज्य। लेकिन ऐसे अगर हम बात करें तो डाल्टन के अनुसार जो ये परमाणु आपका अविभाज्य, लेकिन रदरफोर्ड की अगर हम बात करें तो परमाणु आपका विभाज्य। और अणु की अगर हम बात करें तो ये स्वतंत्र अवस्था में आपका रह सकता है, क्योंकि छोटे छोटे अणु मिलकर के एक परमाणु का निर्माण करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 4 नंबर में पूछा जा रहा है ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। तो बताइए कि ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक जो आपका ये कौन सा हो सकता है, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको पूछा जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, ये पूछा जाता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो ये आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका केमिकल नाम भी आपका यही होता है। और ब्लीचिंग पाउडर का अगर सर्वाधिक घटक की अगर हम बात करें तो ये भी हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसके अलावा पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, इसके बारे में अगर यहाँ पर पूछा जाता है तो CaOCl2 इसका ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है, इसको भी आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको 5 नंबर में बताना कि मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ है। तो बताइए कि मूत्र में सर्वाधिक मात्रा में जल के बाद कौन सा पदार्थ आपका सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना। तो सबसे अधिक की अगर हम बात करें तो आपका जल पाया जाता है, लेकिन जल के बाद अगर करें कि दूसरा नंबर पर आपका क्या आता है, तो सबसे ज्यादा आपका यूरिया आता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा पूछा जाता है कि यूरिया का सूत्र आपको पूछा जाता है, तो यूरिया के सूत्र की अगर हम बात करें तो CH4N2O जो होता है ये आपका यूरिया का सूत्र होता है, इसको भी आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 6 नंबर में बताना कि शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है। तो बताइए कि शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो कि खून के शुद्धिकरण से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना। ऑप्शन ए दिल, ऑप्शन बी पित्ताशय, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी प्लीहा। तो बताइए कि इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो आपका गुर्दा हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पूछा जाता है कि हीमोडायलिसिस जो होता है इससे क्या होता है कि इससे भी क्या होता है कि आपका खून का शुद्धिकरण किया जाता है। अब कैसे किया जाता है तो समझिए कि जब गुर्दा क्या करता है कि कार्य करना बंद कर देता है, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, गुर्दा करने का मतलब आपका किडनी, तो ये जब आपका कार्य करना बंद कर देता है तो उस समय क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस एक मशीन होता है जिसका कि इस्तेमाल किया जाता है। मान लेते हैं किसी का अगर किडनी खराब हो जाता है तो वहाँ पर उस समय क्या किया जाता है, जब किडनी वहाँ पर अगर लगाया जाता है या चेंज किया जाता है तो वहाँ पर उस समय हीमोडायलिसिस को लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि हीमोडायलिसिस जो है कि किससे संबंधित होती है, आपकी किडनी से संबंधित होती है, यानी कि गुर्दा से संबंधित होते हैं। तो ये भी आपको पूछा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। शरीर का कौन सा अंग खून का शुद्धिकरण से आपका संबंधित है, तो ये आपका गुर्दा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 7 नंबर बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे जो होते हैं कि ये किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना। तो पौधे क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश का यानी कि सनलाइट की उपस्थिति होना चाहिए, तो वो सनलाइट का क्या करते हैं उपयोग करते हैं। और सनलाइट का उपयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं। देखिए सनलाइट जो वो क्या करते हैं कि यानी कि ये जो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं कि लेते हैं और ऑक्सीजन जो वो छोड़ते हैं। तो इस प्रक्रिया को होने के लिए आपका सनलाइट चाहिए, लेकिन सनलाइट जो है ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस घटना को होने के लिए आपका सनलाइट चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा गया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते थे, ये आपका क्या करते थे, इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग करते। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें एक्सेप्ट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं और छोड़ते क्या, तो ये आपका ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 8 नंबर में बताना है किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होते हैं। तो बताइए कि किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन जो ये आपके वायु में मुक्त होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रियाएं होती है उसमें क्या होती है कि ऑक्सीजन हमारे द्वारा जो प्राप्त हम लोग जो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं ये कहाँ से मिलती होती है, हमारे पेड़ पौधे से मिलते हैं। लेकिन हम लोग जब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लोग छोड़ते हैं तो पेड़ पौधे क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद हमें जो है ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है कैसे होता है, तो ये आपके प्रकाश संश्लेषण के कारण से होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 9 नंबर में बताना कि तने के जरिए डैश फैलता है। तो बताइए कि तने के जरिए क्या फैलता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ बरायोफेलम, ऑप्शन बी में दिया हुआ गुलाब, ऑप्शन सी में दिया हुआ आपको बरायोफेटा, ऑप्शन डी में दिया हुआ इमली। तो देखिए तने के जरिए यहाँ पर आपको पूछा है कि तने के जरिए फैलता है, तो तने के जरिए आपका गुलाब फैलता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी तने के जरिए फैलने का मतलब है कि कायिक प्रबंध। देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें कि क्या होता है कि तने से आपका तना निकल जाता है। जब कोई पौधा मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका ये कोई आपका पौधा है और यहाँ पर आपका क्या होता है कि ये मान लेते हैं कि आपका कोई पौधा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि यहाँ तने से आपका तना यानी कि वृक्ष से ही वृक्ष आपका निकल जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि कायिक प्रबंधन। और कायिक प्रबंधन कहाँ होता है, तो ये आपका गुलाब में आपका कायिक प्रबंधन होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि कायिक प्रबंधन निम्न में से किस में होता है, तो ये आपके गुलाब के पौधों में जो है कायिक प्रबंधन होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 10 नंबर में पूछा जा रहा है जब किसी वस्तु को प्रणाली में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। तो इस बल को क्या कहते हैं ये आपको यहाँ पर बताना। तो किसी भी वस्तु को जब प्रणाली में डुबाया जाता है यानी कि जल के अंदर उसको अगर डुबाया जाता है, तो जल के अंदर अगर डुबाया जाता है तो जल के अंदर से क्या होता है कि मान लेते हैं कि आप कोई भी प्लास्टिक का बल्ब ले लीजिए और उसको जब आप बाल्टी में अगर आप डुबाते हैं तो ये क्या होता है कि अंदर से एक बल कार्य करता है। तो वो जो अंदर से एक बल कार्य करता है इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना कि उसको हम किस बल के नाम से जानते हैं। तो इसको हम जो उत्प्लावन बल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 11 नंबर बताना कि कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा डैश में होती है। तो बताइए कि कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है ये किस में होती है, ये आपको यहाँ पर बताना। ऑप्शन ए गैस, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी तरल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसके लिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो कणों की सबसे अधिक गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ये आपका गैस में होता है। ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। परमाणु
संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है। तो बताइए कि परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं जो होती है ये स्वचालित रूप से कैसे संपन्न होती है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो परमाणु संलयन आपका कहाँ पर होता है, तो परमाणु संलयन की अगर हम बात करें तो ये आपका सूर्य में होता है। कहाँ पर होता है, सूर्य में। चूंकि सूर्य में जो आपका जो ऊर्जा जो मिलती है हमें सूर्य से, जो हमारी यहाँ वायुमंडल तक जो आपका ऊर्जा आता है यानी कि विकिरण के द्वारा जो आता है, ये आखिर होता कैसे, तो ये आपका जो परमाणु संलयन के कारण से होता है। ये देखिए इसमें आपको 3 चीज पूछा जाएगा कि परमाणु बम जो होता है, ये परमाणु बम जो होता है ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। वही अगर हाइड्रोजन की बम की अगर हम बात करें तो ये आपका नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। और एक आपका सूर्य के बारे में पूछा जाता है, तो सूर्य के बारे में अगर हम बात करें तो सूर्य में जो क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है आपका नाभिकीय संलयन यानी कि परमाणु संलयन होती है, जिसके कारण हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर याद रखें, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट है, जो कि बार बार आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 13 नंबर में कार्बन डेटिंग निम्न आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो बताइए कार्बन डेटिंग निम्न आयु हेतु निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन डेटिंग का जो प्रयोग किया जाता है इसका किसके आयु निर्धारण के लिए किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना। ऑप्शन ए में दिया हुआ जीवाश्म, ऑप्शन बी में दिया हुआ यहाँ पर पौधा, ऑप्शन सी चट्टान, इनमें से कोई नहीं, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो कार्बन डेटिंग की अगर बात करें तो इसमें जीवाश्म की आयु को निर्धारण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 14 नंबर में पूछा जा रहा है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। तो बताइए कि किसी भी मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो किसी भी मनुष्य की अगर फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करें तो फ़ारेनहाइट में जो आपका मान होता है ये कितना होता है, तो ये आपका 98 डिग्री जो है यहाँ पर फ़ारेनहाइट होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको पूछा जाता है कि अगर सेल्सियस में अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि सेल्सियस में कितना होता है, तो इसमें होता है आपका 36.6 डिग्री यहाँ पर सेल्सियस होता है। अगर सेल्सियस में पूछा जाता है तो या तो आप इसको फॉर्मूला से जो है पुट करके निकाल सकते हैं, तो ये आपका यहाँ पर आएगा 36.6 आएगा। अगर यहाँ पर हम बात करें, अगर ऐसा अगर ऑप्शन में नहीं दिया, चूंकि लगभग ऑप्शन में आपको कितना मिलेगा, तो यहाँ पर आपको 37 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। अगर सेल्सियस में पूछता है तो 36.6 आपका जो होता है ये आपका एक्यूरेट होता है। लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन में आपको लगभग जगह मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, तो 37 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो एक्यूरेट की ये 36.6 होता है। लेकिन आप आपको फ़ारेनहाइट में पूछा रहे तो किसी मनुष्य का शरीर का जो तापमान होता है फ़ारेनहाइट की अगर हम बात करें तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको 15 नंबर बताना है कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो बताइए कि पानी का घनत्व किस ताप पर आपका अधिकतम होता है, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो पानी के घनत्व की अगर हम बात करें ये 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो होता है ये आपका अधिकतम होता है। अब कैसे होता है तो समझिए, सबसे पहली बात कि पानी जो होता है ये 0 डिग्री पर आपका जमना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, और जैसे ही माइनस में जाता है तो इसका जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है। चूंकि एक आप बर्फ ले लीजिए, उसके तुलना में आप किसी भी गिलास में पानी ले लीजिए, तो आप अगर बर्फ को अगर किसी भी गिलास में अगर रख देते हैं तो पहले जहाँ तक कि आपका एरिया वो घिरा हुआ है, अगर बर्फ वो पिघल जाता है तो पानी का स्तर वो क्या होता है कि आपका ऊपर उठ जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब वो नहीं है कि आप गिलास में पानी को रख दीजिए, तो पानी को अगर रखेंगे तो आपका जल स्तर वही बना रहेगा, अपरिवर्तित है। क्योंकि दोनों प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा जाता है। अगर गिलास में मान लेते हैं कि इसमें आप पानी रख दिए और इसमें आप एक बर्फ के टुकड़ा को डुबा दिए, अगर बर्फ पिघल जाएगा तो पानी का स्तर वही बना रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अगर गिलास में आपका पानी नहीं है, अगर उसमें आप बर्फ को रख दिए, ठीक है, बर्फ को कहने का मतलब उसमें आप बर्फ को जमा दिए, ठीक है, अगर बर्फ उसमें आपका जम गया है और उसके बाद अगर वो पानी के यानी कि द्रव के रूप में अगर परिवर्तित होता है तो उसका जो आयतन होता है वो आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि बर्फ का जो घनत्व होता है ये काफी कम होता है, इसलिए कम होता है क्योंकि उसके बीच क्या होता है कि रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पर आपको बताना कि पानी का घनत्व किस ताप पर यहाँ पर अधिकतम होता है, तो ये 4 पर आपका अधिकतम होता है, माइनस में नहीं है, प्लस में। अगर अधिकतम, चूंकि न्यूनतम का बात करेगा तब आप माइनस में जा सकते हैं, लेकिन प्लस में जाना है इसलिए हमको यहाँ पर प्लस में जाना है। चूंकि यहाँ पर अधिकतम के बारे में कहा जा रहा है, पानी का घनत्व सबसे अधिकतम कहाँ पर होता है, तो ये आपका +4 में होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इस प्रकार का प्रश्न आपको लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, जितना भी आपका जनरल कंपटीशन का एग्जाम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 16 नंबर में बताना कि घर्षण बल डैश कार्य करता है। तो बताइए कि घर्षण बल जो होते हैं ये डैश कार्य करता है, ये आपको यहाँ पर बताओ। तो घर्षण बल ऑप्शन ए में दिया हुआ बल की दिशा के लंबवत, ऑप्शन बी में दिया हुआ बल की दिशा के किसी कोण पर, ऑप्शन सी में दिया हुआ बल की दिशा में, ऑप्शन डी में दिया हुआ बल की दिशा के विपरीत। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि घर्षण बल डैश कार्य करता है, तो ये हमेशा जो है बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर बल के विपरीत दिशा में अगर घर्षण बल कार्य नहीं करता तो व्यक्ति चल नहीं पाता। क्योंकि इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि हम जो फिसलन वाली जमीन पर चलते हैं तो क्यों नहीं चल पाते, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि हमारे पैर के बीच जो होता है वहाँ पर रगड़ नहीं होता, यानी कि घर्षण नहीं हो पाता, जिसके कारण हम फिसलन वाली जमीन पर हमें चलना कठिन होता है, जिसके कारण हम स्लिप करते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि किसी भी अगर नॉर्मल जमीन पर हम चलते हैं
तो वहाँ पर क्या होता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पैर के द्वारा क्या होता है कि पीछे की ओर जो होता है वहाँ पर क्या होता है कि बल लगता है, और पीछे की ओर जब बल लगता है तो वहाँ पर घर्षण होता है। जब तक घर्षण नहीं होगा तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर स्लिप कर जाएंगे आप। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको बताना है कि घर्षण बल डैश कार्य करता है। तो घर्षण बल कैसा कार्य करता है? तो ये घर्षण बल जो होता है ये आपका हमारे चलने के ये विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो घर्षण बल कहाँ लगता है? आपके पैर के द्वारा, तो ये पीछे लगता है। तो वही यहाँ से पूछा है कि घर्षण बल डैश कार्य करता है, तो ये बल की विपरीत दिशा में, क्योंकि जिधर हम बल लगाते हैं, हम बल किधर लगाते हैं? तो बल हम आगे की ओर चलना चाहते हैं, लेकिन बल किधर लग जाता है? आपका पीछे की ओर। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 17 नंबर में बताना है कि गति का प्रसिद्ध नियम डैश ने दिया था। तो बताइए कि गति का प्रसिद्ध नियम जो था ये किसके द्वारा दिया गया था? ये आपको यहाँ पर बताना। तो गति का नियम जो दिया गया था ये आपका दिया गया था ऑप्शन बी न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी जो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 18 नंबर में पूछा जा रहा है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो बताइए कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। ये आपका अरस्तु को जाने जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइए कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो श्वेत क्रांति की अगर हम बात करें तो ये आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और श्वेत क्रांति जो संबंधित है ये आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, क्योंकि श्वेत क्रांति में क्या हुआ कि दूध उत्पादन के बढ़ावा मिला, यानी कि दूध उत्पादन के क्षेत्र में इससे आपका बढ़ावा मिला। इसके अलावा आपको पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति के बारे में तो यहाँ पर हो गया। इसके अलावा पूछा जाता है आपको कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति के जनक के अगर बारे में आपसे पूछा जाता है, अगर भारत के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति का हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो ये आपका MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगर पूरा विश्व की अगर हम बात करें कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो इसको आपको माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जो कि अमेरिका के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और हरित क्रांति में जो सबसे ज्यादा जो आपका बढ़ावा मिला था किस क्षेत्र में मिला था? तो ये आपका गेहूं के क्षेत्र में हरित क्रांति में सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला था। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ये आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित? ये आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 20 नंबर में बताना है टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो बताइए कि टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है, ये आपको यहाँ पर बताना। सारे प्रश्न जो आपके ग्रुप डी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये सभी आपका रिजल्ट दिलाने लायक प्रश्न है और मेरिट तक पहुंचाने लायक प्रश्न, क्योंकि ज्यादा नॉर्मल क्वेश्चन भी पढ़ने से जो है कोई फायदा नहीं। अगर 71 पर आपका कटअप जाता है और अगर आप 70 लाते हैं तो ये 70 जो होता है ये आपका 0 के बराबर हो जाता है, क्योंकि कोई फायदा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको सभी प्रकार का प्रश्न पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट कर सके। तो यहाँ पर आपको बताना है 20 नंबर में टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो टॉक्सिकोलॉजी की अगर हम बात करें ये आपका जहर का अध्ययन है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 21 नंबर बताना कि जीवाश्म के अध्ययन को कहा जाता है। तो बताइए कि जीवाश्म के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर बताते हैं। जीवाश्म की अगर हम बात करें तो इसको जीवाश्म विज्ञान के ही नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और जीवाश्म का जो आयु के बारे में भी मैंने चर्चा किया कि जीवाश्म की जो आयु ज्ञात किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 22 नंबर में बताना कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो बताइए कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो मानव शरीर की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ भुजा, ऑप्शन बी भुजा के ऊपरी हिस्से में, ऑप्शन सी पैर में, ऑप्शन डी जांग में। तो बताइए कि इसके लिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो अगर हम बात करें मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है, आपके जांग में पाई जाती है। और जांग में जो पाई जाती है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका फीमर। ये भी पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे जो लंबी हड्डी होती है नाम क्या है? तो ये आपका फीमर है। क्या ये आपका फीमर है जो कि आपके जांघों में पाई जाती है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाए। इसके अलावा पूछा जाता है मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये आपका अस्टेपीज है। कौन सा? तो ये आपका अस्टेपीज है, जो कि कहाँ पाया जाता है? तो ये आपके कान में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका लंबी हड्डी के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 23 नंबर में बताना कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। तो बताइए कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, ये आपको यहाँ पर बता। तो मनुष्य की अगर हम बात करें इसमें आपका जो है टोटल 22 अस्थियां होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पूरा बॉडीज में कितना होता है, तो ये आपका 206 होती है। तो इस सभी को आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 24 नंबर में बताना कि घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है। तो बताइए कि घनत्व जो होता है ये निम्नलिखित में से किसका अनुपात होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो घनत्व की अगर हम बात करें तो घनत्व बराबर आपका फॉर्मूला होता है। क्या होता है? घनत्व बराबर जो आपका यहाँ पर फॉर्मूला होता है ये होता है आपका द्रव्यमान, यानी कि मास बटे क्या होता है? तो ये आपका वॉल्यूम होता है। और यहाँ पर देखिए यानी कि प्रत्येक यानी कि घनत्व जो होता है ये आपका क्या होता है कि मास बटे जो आपका यहाँ पर वॉल्यूम होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान घनत्व बराबर क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है कि घनत्व किसका अनुपात है, तो घनत्व की अगर हम बात करें तो ये आपका अनुपात है द्रव्यमान बटे आयतन। और आयतन में कहते हैं यानी प्रत्येक आयतन, छोटा से छोटा आयतन में जो आपका द्रव्यमान होता है ये क्या कहलाता है? आपका घनत्व कहलाता है। मतलब कम से कम नगण्य से नगण्य, निम्न से निम्न
जो आपका वॉल्यूम होता है, यानी कि आपका जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी में जो आपका छोटा से छोटा जो आपका द्रव्यमान होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। घनत्व कहने का मतलब आपका डेंसिटी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा से छोटा वॉल्यूम के बारे में बताया यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि छोटा से छोटा जो आपका यहाँ पर वॉल्यूम होता है, उसमें जो आपका द्रव्यमान की जो मात्राएं होती है उसको हम लोग डेंसिटी यानी कि घनत्व के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 25 नंबर में बताना कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि जेड और ई और पी जो होता है, यानी कि परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या जो होती है ये आपस में हमेशा बराबर होती है। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना है, तो यह परमाणु संख्या के बारे में आपको कहा जा रहा है परमाणु संख्या कितना है, 19। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका जेड का मान अगर हम बात करें तो जेड बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो जेड बराबर आपका 19 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो ये आपका 19 हो जाएगा। अब प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो ये आपको 19 हो जाएगा। तो ये जो है आप सिर्फ परमाणु संख्या से इतना चीज को आप पता कर सकते हैं और इस प्रकार से आपको जो है प्रश्न पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है कि यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या निकालो। तो एन बराबर निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है कि द्रव्यमान संख्या में से आप क्या कीजिए, तो परमाणु की संख्या को हटा दीजिए। तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या 39 और परमाणु संख्या कितना 19। तो 39 में आप 19 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो 20 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ करेक्ट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर बताना है डैश हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। तो बताइए कि हीमोग्लोबिन में किस प्रकार का आपका प्रोटीन पाया जाता है, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डैश हीमोग्लोबिन का मौजूद प्रोटीन है। तो बताइए कि हीमोग्लोबिन में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बता। तो हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें इसमें ग्लोब्यूलिन जो है प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर याद रखना है कि हीमोग्लोबिन में पूछा जाता है किस प्रकार का आपका धातु पाया जाता है, तो इसमें आपका आयरन पाया जाता है। और आयरन की बात करें तो आयरन सबसे ज्यादा आपका कहाँ पर मिलता है, तो आयरन की अगर हम बात करें ये सबसे ज्यादा पालक में मिलता है। इसके अलावा पूछा जाता है कि गर्भवती जो महिलाएं होती है उसमें किस तत्व की मात्राएं जो है कम पाई जाती है, तो उसमें आपका क्या पाया जाता है, तो इसमें अभी आपका आयरन पाया जाता है। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 27 नंबर में बताना कि मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन डैश प्रति मिनट होती है। तो बताइए कि मानव हृदय की सामान्य धड़कन जो है ये कितना होता है प्रति मिनट, ये आपका यहाँ पर बताना। तो बताइए कितना होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 50 से 100, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 100 से 120, ऑप्शन सी में दिया हुआ 60 से 100, ऑप्शन डी में आपको यहाँ पर दिया हुआ 90 से 100। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें कि करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट है। क्योंकि मनुष्य का जो हृदय की जो धड़कन गति होती है प्रति मिनट कितना होता है, तो ये आपका 60 से कितना होता है, 100 के बीच होता है। लेकिन अगर एक्यूरेट की अगर हम बात करें, अगर ऐसा ऑप्शन में आपको नहीं दिया रहता है कि इतना से इतना के बीच में होता है, अगर आपको ये नहीं दिया रहता है तो 1 मिनट की अगर हम बात करें तो ये 72 बार धड़कता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि 12 घंटा में कितना धड़कता है, तो 1,03,689 बार धड़कता है। ये भी आप लोग को यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 24 घंटा में कितना धड़कता है, तो 1,03,689 बार। अगर 1 मिनट की अगर हम बात करें तो 72 बार। लेकिन आप लोग को ऑप्शनल दिया हो तो ऑप्शनल में क्या करना है, तो 60 से लेकर के 100 तक। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 28 नंबर में बताना कि हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु पाई जाती है। तो इसके बारे में मैंने अभी तुरंत बताया कि इसमें आपका कौन सा धातु पाया जाता है, तो इसमें आपका आयरन पाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 29 नंबर में बताना कि टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। तो बताइए कि टिबिया नामक हड्डी ये कहाँ पर पाई जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो टिबिया नामक जो हड्डी पाई जाती है ये आपका कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आपके टांगों में पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 30 नंबर में बताना कि डैश एक तरल संयोजी उत्तक है। तो बताइए कि तरल संयोजी उत्तक जो है ये कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए में दिया कोलेनकाइमा, ऑप्शन बी रक्त, ऑप्शन सी पेरेन्काइमा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अगर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा रक्त। क्योंकि रक्त क्या होता है, एक तरल संयोजी उत्तक का आपका उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग याद रखेंगे कि रक्त का जो आपका पीएच मान होता है ये कितना होता है, तो ये आपका 7.4 होता है। और रक्त जो होता है ये क्या होता है, तो ये आपके क्षारीय होता है। ये पूछा जाता है कि रक्त जो होता है ये क्या, इसका जो प्रकृति कैसा होता है, ये आपके क्षारीय होता है। क्योंकि 7 से अगर अधिक बढ़ते हैं आप, तो 7 से अगर आप अधिक बढ़ते तो वो आपका क्षारीय होता है। और 7 से अगर पीएच मान कम रहता है तो अम्लीय होता है। और 7 पर रहता है तो उदासीन होता है। और 7 पर क्या होता है आपका उदासीन। और जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7। और जल क्या है आपका उदासीन है। ठीक है, इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जाता है कि रक्त डैश होते हैं, तो रक्त क्या है, तो रक्त आपका एक तरल संयोजी उत्तक है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज 30 पॉइंट्स का डिस्कस किए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन जा रहा है, आसानी डेली प्रैक्टिस सेट को देख पाए। क्योंकि यहाँ पर आपको जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिलता रहता है। और यहाँ पर ग्रुप डी के लिए आपको इस